एमपी बोर्ड के कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का प्रथम भाषा का आपका जो वार्षिक पेपर होने वाला है, उसके लिए देखिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपका जो पेपर है वो पेपर आपका 24 फरवरी के दिन होने वाला है। तो 24 फरवरी के दिन एग्जाम में यदि 60 में से 55 अंक आपको लाना है, तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, भरोसा रखें कंप्लीट अच्छे से करें, इसी में से आपका पेपर रहेगा, क्योंकि पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फुल आंसर सहित मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो आज की इस क्लास में पूरा वीडियो फुल सोल्यूशन सहित रहेगा और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके। तो समय है वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा और इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक, एक एक अंक के हैं। पहला है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ। दूसरा है हेलन केलर कौन थी? तो हेलन केलर कौन थी? एक विचारक थी। तो यहाँ पे विचारक आपका आंसर रहेगा। तीसरा है श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ व्यंग विधा का है, तो व्यंग इसका आंसर रहेगा। अगला है राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए किस शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो निहाल चंद बिश्नोई को मरने के पश्चात क्या शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो देख लीजिए यहाँ पे पूरे प्रश्नों के आंसर मैं आपको दूंगी। पहले हम हमारे सही विकल्प और रिक्त स्थानों को पढ़ लेते हैं, इसके बाद पूरा पेपर में यहाँ पे आपको आंसर सहित बताऊंगी। तो बढ़ते हैं हमारे 5वें सही विकल्प की ओर। तो 5वां है भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल था। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल क्या था? गुप्त काल। अब रिक्त स्थानों को भरेंगे, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हम करेंगे। तो छठा है रामचरितमानस की रचना डेडेस ने की थी। तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने। तो हम यहाँ पे तुलसीदास जी भर लेंगे। तुलसीदास ने की थी। 7वां है नर्मदा नदी की लंबाई डेडेस मील है। तो नर्मदा नदी की लंबाई कितनी मील है? 800 मील है। 8वां है विश्व पर्यावरण दिवस डेडेस को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है महारानी अहिल्याबाई ने डेडेस में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो इन्होंने महेश्वर में किला और शिव मंदिर बनवाया था। तो हम यहाँ पे महेश्वर भर लेंगे। ये महेश्वर हो गया। अगला है गांधी जी डेडेस को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो हम यहाँ पे भर लेंगे गोपाल कृष्ण और यहाँ पे हम गोखले लिख लेंगे। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। अब चलिए हमारे प्रश्नों को हम समझेंगे, साथ में उनके आंसरों को भी हम समझेंगे। तो ध्यान से आपको अच्छे से समझना है पूरे प्रश्नों को। तो ये यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 11 से 16 तक। 11वां प्रश्न है सलीम अली का पूरा नाम क्या था? तो सलीम अली का पूरा नाम क्या था? चलिए आंसर कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए 11वें प्रश्न का आंसर है सलीम अली का पूरा नाम क्या था? सलीम अली का पूरा नाम सलीम मुइजुद्दीन अबुल अली था। क्या नाम था इनका पूरा नाम? सलीम मुइजुद्दीन अबुल अली था। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो आपका 12वां प्रश्न है भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ 4 पीढ़ियों तक बेगमों का शासन रहा। उनके नाम और
कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम है। तो भोपाल रियासत की प्रमुख विशेषता क्या थी कि यहाँ 4 पीढ़ियों तक किसका मतलब 4 पीढ़ियों तक यहाँ पे बेगमों का शासन चल रहा था और उनके नाम बताए गए हैं कुदसिया बेगम और सिकंदर बेगम। अब 13वां प्रश्न पढ़ेंगे। तो 13वां है पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के नाम लिखिए। तो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन निम्नलिखित हैं। पहला है सर्पासन, दूसरा है शलभासन, तीसरा है धनुरासन, चौथा है मकरासन और 5वां है शशासन। तो यहाँ पे 2 पूछे गए हैं लेकिन 1 से ज़्यादा बताए गए हैं आपको, जो अच्छा लगे 2 नाम आप कंप्लीट कर लें। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14 है दिक आंबर शब्द में कौन सी संधि है? तो दिक आंबर शब्द में आपकी स्वर संधि है। कौन सी संधि है आपकी? स्वर संधि है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां है सुर के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो सूरदास के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। कहाँ पे? सूरदास जी को जो भगवान श्री कृष्ण है उनके चरणों की भक्ति प्राप्त करके ही सुख मिलता है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां है दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये यहाँ से है आपका 16वां। दोहा छंद के प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अच्छे से समझे। दोहा छंद है उसके प्रथम यानी कि पहले, तृतीय यानी कि तीसरा चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ तथा दूसरा और जो चौथा चरण है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपके 2-2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न आंसर सहित हमने कंप्लीट किए हैं। स्क्रीनशॉट आपको साथ में लेते चलना है। अगला आपका प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न है 17 से 22 तक, जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे। तो 17वां है मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस स्थान पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो चलिए इसका आंसर भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से 17वां है। तो इसका रहेगा मध्यकालीन भारत में ग्वालियर के घराने से संगीत की परंपरा प्रारंभ हुई। जो मध्यकालीन भारत है उसमें ग्वालियर के घराने से, कहाँ से? ग्वालियर के घराने से संगीत की परंपरा प्रारंभ हुई। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता व संगीत प्रेमी थे। कौन? ग्वालियर के राजा थे मानसिंह तोमर, जो ध्रुपद गायन के प्रणेता व संगीत प्रेमी थे। और ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे ही आपका आंसर यहाँ पे पूरा हो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है आपका पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह लोगों को समझाया? तो जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, इस कथन को आर्यभट्ट ने किस तरह से समझाया है? आंसर हम देखेंगे। तो यहाँ से है आपका आंसर। स्क्रीनशॉट आपको प्रश्न का पहले ही लेना है। आर्यभट्ट ने लोगों को खुलकर बताया कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। जो आर्यभट्ट है उन्होंने लोगों को क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, वह स्थिर नहीं है। वह क्या है? स्थिर नहीं है, यानी कि अपने एक स्थान पर वह स्थिर नहीं है। आकाश का तारामंडल स्थिर है। स्थिर क्या है? अगर पृथ्वी स्थिर नहीं है तो क्या है? आकाश का तारामंडल स्थिर है। आर्यभट्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आर्यभट्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। और इसके साथ हम भी घूमते रहते हैं। जैसे ही पृथ्वी घूमती है साथ में हम भी क्या है? घूमते रहते हैं इसके साथ। इसलिए आकाश का स्थिर तारामंडल हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ जान
पड़ता है, इसलिए आकाश का जो स्थिर तारामंडल है वो हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ जान पड़ता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद 19वां प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ से 19वां है। आप अपने विद्यालय में या आस-पास पेड़ पौधों की रक्षा किस प्रकार करेंगे? तो इसका आंसर भी हम समझेंगे। तो ये यहाँ पे है। हम अपने विद्यालय में या आस-पास पेड़-पौधों की रक्षा हेतु विद्यालय में एक इको क्लब का गठन करेंगे। क्या करेंगे हम? अपने विद्यालय में या आस-पास पेड़ों की रक्षा हेतु क्या करेंगे? विद्यालय में एक इको क्लब का गठन करेंगे, जिसमें 5 सदस्य होंगे। जिसमें क्या रहेंगे? 5 सदस्य होंगे। इनका कार्य होगा, जब 5 सदस्य रहेंगे तो इनका कार्य क्या होगा? विद्यालय या आस-पास के पौधों के चारों ओर बाड़ लगाना। क्या है? विद्यालय या उसके आस-पास चारों ओर बाड़ लगाना। पेड़ों के महत्व को गाँव के लोगों और विद्यालय के बच्चों को समझाना। पेड़ों का महत्व हम बताएँगे कि पेड़ हमारे लिए किस तरह आवश्यक है, कितने महत्वपूर्ण हैं। ये हम गाँव के लोगों को और साथ में विद्यालय के बच्चों को भी समझाएँगे और पेड़ों की रक्षा का संकल्प दिलवाएँगे और हम पेड़ों की रक्षा करेंगे, इस तरह का उनको संकल्प दिलवाएँगे। तो ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। अब 20वां प्रश्न हम पढ़ेंगे। 20वां है नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ समझाइए। तो आपका यहाँ से 20वां प्रश्न का ये आंसर रहेगा। तो थोड़ा-सा हम इसको छोटा कर लेंगे ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ से है आपका, तो इसका आंसर है नवपाषाण काल में मनुष्य घुमंतु जीवन का त्याग कर सामाजिक जीवन में प्रवेश करने लगा। इस युग में कई विधाएँ प्रारंभ हुईं। यदि मानव भ्रमणशील जीवन को छोड़कर एक निश्चित स्थान पर रहने लगा तो इस युग के पॉलिश युक्त चमकीले उपकरण सेल्ट, कुल्हाड़ी, वसूला, चीजें, रचक, घन तथा उप करने वाले उपकरण प्रमुख थे और इस काल में मनुष्य सभ्यता के दृष्टिकोण से प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। तो ये इस प्रश्न का आंसर है। अच्छे से आप कंप्लीट यहाँ से करें। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। तो 21वां है आपका, अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आपने कोरोना महामारी के दौरान क्या किया, स्कूल गए बगैर कैसे पढ़ाई की और आपके कार्यों का मूल्यांकन कैसे किया गया आदि का वर्णन हो। तो 21वां प्रश्न अब हम समझेंगे। तो ये यहाँ पे आपको इस तरह से 26 गांधी नगर ग्वालियर और ब्रिकेट में मध्य प्रदेश लिखना है। 26 गांधी नगर की जगह पे आप और कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको बताया है वही आप लिखें। जो आपको दूसरा अन्य नाम याद हो आप वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिय मित्र श्याम। जो भी आपके मित्र का नाम हो वो आपको लिख देना है। मैं यहाँ ठीक प्रकार से हूँ। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं यहाँ ठीक प्रकार से हूँ तथा आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से तुम भी सपरिवार कुशल हो। यानी कि आप ठीक है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से तुम भी, साथ में तुम्हारे परिवार वाले भी खुश होंगे। तुम्हें यह तो पता ही है कि कोरोना काल में सभी लोगों को अपने-अपने घर में ही कैद होना पड़ा। जो कोरोना का काल था, यानी कोरोना वायरस का जो समय था, उस समय सभी क्या थे, अपने-अपने घरों में कैद थे। कैद होना पड़ा था और सड़कों पर पुलिस प्रशासन का सख्त चल रहा था, यानी कि जो पुलिस है वो प्रशासन का गश्त चल रहा था, यानी कि वो घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, पहरे लगा रहे थे। तो गलियों को भी बंद कर दिया था। ऐसी दशा में मैंने घर पर रहकर ही पढ़ाई की। इस स्थिति में आपने क्या है, घर पे रहकर पढ़ाई की। स्कूल गए बगैर भी स्कूल की पढ़ाई ही मोबाइल से ही पूरी की। आप स्कूल नहीं गए हैं लेकिन फिर भी स्कूल जैसी पढ़ाई आपने किसके द्वारा की है? मोबाइल के द्वारा की है। मेरे सभी कार्यों का मूल्यांकन भी सराहनीय रहा, यानी कि आपके जो भी कार्य रहे वो सभी किसके योग्य रहे? बड़ाई करने के योग्य रहे हैं।
और मम्मी-पापा को चरण स्पर्श कहना शेष मिलने पर। मम्मी-पापा के चरणों को स्पर्श करना है और बाकी बात आप मिलने के पश्चात करेंगे। इस तरह से दिनांक लिख देनी है, तुम्हारा मित्र, आपका जो भी नाम हो वो लिख देना है। तो जल्दी से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें इसका। इसके बाद हम अगले प्रश्न को समझेंगे। अब आपका अगला जो प्रश्न है 22वां, गांधी जी के पसली के दर्द से पीड़ित होने पर डॉक्टरों ने क्या सलाह दी? तो गांधी जी जब पसली के दर्द से पीड़ित थे तो उनको डॉक्टरों ने सलाह क्या दी थी? तो इंग्लैंड में गांधी जी पसली के दर्द से बीमार हो गए। इंग्लैंड में गांधी जी पसली के दर्द से बीमार हो गए थे। वे उस समय मूंगफली, कच्चे और पके केले, नींबू, जैतून का तेल, टमाटर और अंगूर का सेवन कर रहे थे। जब ये पसली के दर्द से पीड़ित थे उस समय ये मूंगफली, कच्चे और पके केले का सेवन करते थे यानी खाते थे, नींबू, जैतून का तेल, टमाटर आदि का ये सेवन कर रहे थे और दूध और अनाज बिल्कुल नहीं लेते थे। ये जब खाने में क्या करते थे, केवल फल इस तरह से ये लेते थे, दूध और अनाज इनको बिल्कुल भी नहीं देते थे, मतलब ये खाते थे नहीं और डॉक्टरों ने उन्हें अनाज का सेवन करने की सलाह दी और डॉक्टरों ने उन्हें अनाज का सेवन करने की सलाह दी लेकिन फिर भी ये मूँगफली, कच्चे पके केले, नींबू, टमाटर आदि का ही सेवन कर रहे थे। दूध और अनाज का सेवन ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 23वां प्रश्न है, जिसमें निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो चलिए हम इसका आंसर भी यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से आप पहले इतने प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम अगले प्रश्न आगे हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। व्याख्या है आप कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो भी आपका ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पढ़ के नहीं बताया है। और आगे है आपका 24वां प्रश्न, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ से ये आपका 24वां है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए यहाँ से और संदर्भ प्रसंग व्याख्या तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये यहाँ से भावार्थ लिखना है आपको। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका 25वां है, देश के प्रति आपके क्या-क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा भारत में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो निम्नलिखित हैं। तो पहला है संविधान का पालन करें और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करें। क्या करेंगे? संविधान का पालन करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करेंगे। तीसरा भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। पांचवा है सामान्य भाईचारे की भावना का विकास करें। छठा है देश की समग्र संस्कृति को संरक्षित रखें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखें। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध करना है। राष्ट्रीय पर्व, विज्ञान के चमत्कार, कंप्यूटर की उपयोगिता। तो यहाँ से हम ये विज्ञान के चमत्कार का निबंध आपके लिए कंप्लीट किया है। यदि आप कंप्लीट इसे करना चाहें तो कर सकते हैं या फिर आपको जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं 3 ऑप्शन आप उनमें से भी कंप्लीट कर सकते हैं। जो निबंध आपको अच्छा लगे वो निबंध आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से तो ये आपके पूरे प्रश्न के आंसर हो गए हैं। जितने भी प्रश्न आज की इस क्लास में मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे 26 प्रश्न आपको बताए हैं। 26 प्रश्नों के आंसर भी आपको दिए हैं, तो भरोसा रखें। 24 फरवरी के दिन हिंदी में यदि अच्छे अंक लाना है, तो जितने भी प्रश्न बताए हैं,
सभी को कंप्लीट करें। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करिए।